8 बांझ बहुओं ने किया धूमधाम से पहले बच्चे का स्वागत। शोभना किचन में अपनी बहुओं के खिलखिलाने की आवाज सुनकर किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि शोभना की 7 बहुएं आपस में बातें करके जोर जोर से हंस रही होती हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग इतने जोर जोर से हंसो कि तुम लोगों की आवाज बाहर तक जाए। इतना कहकर शोभना अपनी बड़ी बहू गीता के बाल पकड़ लेती है, जो कि सब्जी बना रही थी। माँ, अरे माँ जी छोड़िए मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। माँ जी आप ये क्या कर रही हो, ये गलत है। माँ जी अगर हमने थोड़ा हंस बोल लिया तो इसमें बुराई ही क्या है। अपनी बहुओं की बात सुनकर अब शोभना गीता के बाल छोड़कर लक्ष्मी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। याद रखो तुम 7 की 7 बांझ हो तो अपनी मर्यादा भूला मत करो। माँ आप ही इन्हें काबू में रख सकती हो, वरना कब से ये लोग हंसे जा रही हैं, मेरी नींद भी खराब हो गई। इतना बोलकर शोभना और नीलम किचन से बाहर आ जाती है। अपनी सास और नंद के जाने के बाद 7 बहुएं एक दूसरे को देखकर आंखें नम कर लेती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। आए दिन शोभना और नीलम 7 बहुओं को परेशान करती। माँ जल्दी चलो, ज्योति भाभी को उल्टियां हो रही है। लगता है इस बार तो ज्योति भाभी खुशखबरी दे ही देंगी। अरे नीलम क्या बात कर रही है, अगर ऐसा हुआ तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी। जैसे ही दोनों माँ बेटी ज्योति के पास पहुंचती हैं, वैसे ही ज्योति हंसकर अपनी जेठानी को बता रही होती है। एक पल को तो लगा था कि किडनी लीवर सब बाहर आ जाएगा, लेकिन अब ठीक लग रहा है। दीदी दरअसल मैंने कल रात वाली बासी सब्जी खा ली थी ना, उसी की वजह से गैस बन गया था। शोभना को इतना सुनना था कि उसका पारा हाई हो जाता और वो चिल्लाने लगती है। एक तो 7 की 7 बांझ, ऊपर से मंद बुद्धि। नीलम मुझे जैसे ही बताने आई कि ज्योति भाभी को उल्टी हो रही है, मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि इस बार तो मैं दादी बन ही जाऊंगी, लेकिन नहीं, बस अब बहुत हो गया। मुझे अपने लाडले अखिल की शादी जल्दी ही करनी पड़ेगी। अरे माँ आप भी कहाँ इन लोगों से उम्मीद लगाए बैठी हो। मुझे भी कभी कभी लगता है इनसे शादी करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना तो अब तक आप दादी बन पाई और ना ही मैं पिता, और ये है कि इन्हें जिंदगी मजाक लगती है। शोभना हर वक्त अपनी बहू को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि उन बहुओं को उनके पति, नंद और पड़ोस के लोगों से भी सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने को ही मिलते। समय बीतता और शोभना अपने सबसे छोटे बेटे अखिल की शादी कर अपनी 8वीं बहू घर लाती है। अरे बहू आराम से इस कलश को नीचे गिराकर अंदर आ जा। हाँ देवरानी जी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। अरे भाभी आप पीछे ही रहो, कलश को हाथ मत लगाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो आप लोगों की मनहूसियत भाभी को लग जाए और इस घर में जो किलकारियां गूंजने वाली हैं उस पर भी आप लोगों की काली परछाई पड़ जाए। कितना अजीब परिवार है, अगर बहू को बच्चा नहीं हुआ तो इस तरह से बोलेंगे। आजा बहू तुझे कमरा दिखा दूं। मिताली जल्द ही अपनी 7 जेठानियों से घुल मिल जाती है, लेकिन शोभना मिताली को अपनी 7 बहू की परछाई से भी दूर रखना चाहती थी। मुझे तो आपका फिगर जेठानी जी बहुत अच्छा लगता है। आप पहली हैं जिसने मेरी इस तरह से तारीफ की है। क्यों जेठ जी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते? सभी बहुएं साथ में बातें ही कर रही होती हैं कि तभी वहां शोभना और नीलम आ जाती हैं। आप लोग जाकर किचन का काम करो, शाम का खाना बनाना है। और आप छोटी भाभी आप आराम करो ना, अभी तो आप नहीं हो। इन 7 से मिताली बहू तू जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है। मनहूसियत का जीता जागता उदाहरण है ये 7। समय बीतता है और घर की 8वीं बहू घर में खुशियों को दस्तक देने में कामयाब होती है। शादी के 6 महीने बाद ही मिताली प्रेग्नेंट हो जाती है। माँ जी मैं आपको बताना भूल गई, कल रात से ही मुझे उल्टियां हो रही हैं और मेरी टेस्ट भी पॉजिटिव है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बात है, हमारे घर के छोटे साहब ने आखिर घर में खुशियां ला ही दी। जब से 7 बांझ बहू को पता चलता है कि मिताली पेट से, तब से 7 मिताली की दिन रात सेवा करती हैं। मिताली को कोई भी काम नहीं करने देते, लेकिन इस दौरान भी शोभना अपनी 7 बहू को मिताली से दूर रखने की कोशिश में लगी थी। माँ जी ये दूध और फल मिताली के लिए। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बहू को खाना अपने हाथों से लाए? तुम 7 को कहा था ना मिताली से दूर रहने के लिए। शोभना जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मिताली की 7 जेठानी आने वाले बच्चे के लिए मिताली की खूब सेवा कर रही थी। कितना टेस्टी खीर बनाया है तन्नू भाभी आपने। सच कहूं तो मुझे आप लोगों का प्यार और अपनापन देखकर अपने घर की याद ही नहीं आ रही। हम 7 तो क्या जाने बच्चे होने का एहसास, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है कि घर में इतने समय बाद बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है।
आप लोग सच में मेरी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हो मुझे। समय बीतता है और एक रोज मिताली के पेट में तेज दर्द होता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां मिताली सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अरे भाभियों, कहाँ हो आप लोग? आप लोगों को खुशखबरी देनी थी, मिताली भाभी को बेटा हुआ है। इतनी खुशी आज से पहले नहीं हुई मुझे। वो मुझे बड़ी मम्मी कहकर बुलाएगा और मुझे क्या बोलेगा फिर? दूसरी मम्मी। मुझे वो कुछ भी बोले, बस मुझे उसके मुंह से माँ शब्द सुनना है। मैं तो उससे माँ ही बुलवाऊंगी। माँ शब्द में ही कितना सुकून है। कहीं आप भूल तो नहीं रही, ये बच्चा मिताली भाभी का है, आप लोगों का नहीं। सातों की सातों लगी है मिताली भाभी के बच्चे की माँ बनने में। मिताली को 3 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है और जब वह डिस्चार्ज होकर घर आती है तो घर चारों तरफ सजा होता है। मिताली के मायके से भी लोग वहां आए होते हैं। आस पड़ोस और नाते रिश्तेदार को भी बुलाया जाता है। बहू, तेरी आरती उतार दूं तब तू घर में आना, और ये साज सजावट वैसे तो तेरी इन जेठानियों ने की है, लेकिन मुझे इसमें भी जलने की बू आ रही है। अरे क्या बात है शोभना, तेरी ये सातों बहुएं जो खुशी तुझे नहीं दे पाई वो 8वीं ने आते ही दे दिया। अरे विमला बहन, कहाँ से शोभना बहन को उनकी सातों बहुएं खुशखबरी दे पाती? सबकी सब तो बांझ। गोद में बच्चा लिए मिताली अपनी सास, नंद, आस पड़ोस की औरतों की कड़वी बातें सुन रही होती है। अब अंदर भी आ जाओ, ये सारा खाना साज सजावट भाभीियों ने मिलकर की है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें हमसे ज्यादा इस बच्चे की आने की खुशी है। मिताली चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तरह तरह के पकवान, बड़ा सा वेलकम केक, चारों तरफ बच्चों के खिलौने, और घर नहीं किसी होटल से कम नहीं लग रहा था। ढेर सारे गिफ्ट और बच्चों के नए नए कपड़े भी रखे हुए थे। भाभी, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे यकीन नहीं होता। मिताली और सातों जेठानियों की बातें सुनकर शोभना बच्चे को गोद में ले लेती है और उसे खिलाने लगती है। मुझे तो नहीं लगता इन सातों ने इतनी साज सजावट की होगी। अरे कहीं बांझ भी दूसरे के बच्चों को देखकर खुश हुई है। बात तो बिल्कुल पते की कह रही हो विमला बहन, इतनी धूमधाम से इस बच्चे का स्वागत करने के पीछे कोई तो मकसद जरूर होगा। काफी समय से अपनी पड़ोसन की बात मिताली सुन रही होती है और मिताली की सास शोभना भी उनकी बातों में हाँ मिला रही थी। मिताली को अब गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, तब से मैं देख रही हूँ आप लोग मेरे ही घर में आकर मेरी ही जेठानियों को इतना कुछ कह रही हैं। मिताली भाभी सही तो कह रही हैं, हमसे ज्यादा तो इन्हें इस बच्चे के आने की खुशी है। जरा धूम धड़ाका तो देखो चारों तरफ। और आप इसे इधर लाइए। इस बच्चे पर पहला हक मेरा है और मैं चाहती हूँ कि ये अपनी बांझ चाचियों के पास ही रहे। बहू, ये क्या तरीका है? सभी तुझे देख रहे हैं, देख लेने दीजिए और उन्हें भी सच का पता लग जाने दीजिए कि आखिर सच क्या है। आप अपनी ही बहू को बांझ कहती हैं। कितनों का इलाज करवाया आपने? अरे किसी एक को बच्चे की दिक्कत हो सकती है, सातों को आपने बांझ बना दिया। देख रही है शोभना, तेरी छोटी बहू की लंबी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। और आप लोगों को तो माँ जी कुछ नहीं कहती, वरना मेरे घर में आकर आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप लोग इतना कुछ बोल जाओ। सभी मिताली को देख रहे होते। वहीं सपना और नीलम को भी एहसास होता है कि मिताली सही कह रही है। जिन सातों बहू को बांझ कहती है उनमें से कितनों का उसने इलाज करवाया है। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे एहसास है कि मैंने जो अपनी सातों बहू के साथ किया वो गलत है। माफी मुझसे नहीं, आप इन सातों बहुओं से मांगिए माँ जी, जिन पर आपने बेवजह अत्याचार किया है। वहां मौजूद सभी लोग मिताली की तारीफ करते और शोभना को समझाते हैं कि वह अपनी बहुओं का इलाज करवाए, ना कि उन पर बांझ होने का आरोप लगाए। हालांकि मिताली के बच्चे के स्वागत में धूमधाम से रखी गई पार्टी अब और भी खुशियों से मनाई जाती है, क्योंकि अब सास और बहुओं के बीच का गिला शिकवा जो दूर हो गया था। अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू का पहला बच्चा। मोहिनी बेटी तो उठ गई? बैठी रह, खड़ी मत हो। मेघा, चल जल्दी से मोहिनी का कमरा साफ कर दे। लो, ये बेड की चादर भी सही कर देना। अरे बेटा, तू क्यों उठी? मैंने मना किया था ना, तुझे 8वां महीना है, तुझे ऐसे उठ बैठ नहीं करनी चाहिए। मेघा, चल जल्दी से मोहिनी का बिस्तर साफ कर दे, तो फिर मैं इसे बैठा दूंगी। जी माँ जी। माँ जी को बस मोहिनी की चिंता है, जबकि इसकी तरह मैं भी तो 8 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन माँ जी ने कभी मेरी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं अमीर मायके से नहीं हूँ। मेघा ऐसे ही उदास होने लगी। मेघा और मोहिनी दोनों ही सुचित्रा की बहुएं थी। मेघा बड़ी बहू थी और मोहिनी छोटी, लेकिन अमीर परिवार से होने की वजह से सुचित्रा हमेशा मोहिनी को ही ज्यादा वैल्यू देती थी। दोनों ही बहुएं 8 महीने से गर्भवती थी, लेकिन इन 8 महीनों में मेघा ने ही घर के सारे काम संभाले और मोहिनी बस अपने कमरे में बैठी रहती थी। आज भी मेघा ने ही घर की सारी सफाई की और फिर कुछ देर बाद, मेघा
और ही मेघा, ये ले मैंने फलों की चाट बनाई है, जाकर इसको मोहिनी के कमरे में दे आ। माँ जी, मैंने अभी सारी सफाई की है, थोड़ा सा सांस फूल रहा है, आप मोहिनी को ही नीचे बुला लो ना। 8 महीने से वो ऊपर ही है, तो इसी बहाने उसका थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा। अच्छा, तो अब तो मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, समझ आया? जा कमरे में जा और मोहिनी को ये फलों की चाट खिला कर आ। सुचित्रा के आगे मेघा कुछ नहीं बोली और प्रेगनेंसी की हालत में मेघा मोहिनी को फलों का चाट खिलाने के लिए उसके कमरे में दूसरी मंजिल पर गई, जहाँ क्या है, क्यों बार बार आकर मुझे तंग कर रही हो? माँ जी ने भिजवाया है, खा लो, लाओ दो। मोहिनी, माँ जी को तो ना जाने क्या हो गया है। 8 महीने से उन्होंने तुम्हें हिलने डुलने ही नहीं दिया, लेकिन अपनी भलाई के लिए तुम ऐसी जान सी मत बैठी रहा करो। ऐसे तो तुम्हारी डिलीवरी ही मुश्किल हो जाएगी। अपने कमरे में ही थोड़ा चल फिर लिया करो। खुद को तो काम करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं बैठी हुई बुरी लगती होंगी ना तुम्हें? मुझे पागल ना समझना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। अब जाओ। मेघा ने मोहिनी को समझाया तो, लेकिन मोहिनी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और वो दिन भी आया जब दोनों बहुओं की गोद भराई हुई। एक तरफ मोहिनी की माँ अपनी बेटी की गोद भराई के लिए खूब सारा सामान लेकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ मेघा की माँ ने अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम किया। अरे आ गई राजबाला समधन जी, आओ आओ बैठो। अरे विद्या जी, आप भी आई हो, बैठ जाओ। सुचित्रा के बोलने पर उसकी दोनों समधन उसके साथ बैठ गई और समधन जी, सामान तो देख लिया होगा आपने। मैंने कैरी बेटी के लिए 10 किलो घी, साथ में 1 बोरी बादाम, 1 बोरी काजू और सारे ड्राई फ्रूट्स की 1-1 बोरी रखवाई है। और 10 मेरी बेटी के सूट है, 15 मेरी आने वाली नवासी या नवासा जो भी होगा उसके लिए सूट है, और खिलौने में अलग से लाई हूँ। हाँ जी, देख लिया। वैसे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब आप तो पहले ही कितना कुछ करती रहती हो। अरे हाँ, बस बेटी है तो कर देते हैं। वैसे विद्या जी, आप क्या लाई हो अपनी बेटी के लिए? मैंने तो मेघा की प्रेगनेंसी का पता चलते ही उसके बच्चे के लिए स्वेटर बनाना शुरू कर दिया था। मैं स्वेटर लेकर आई हूँ। फिर जब मुझे पता चला कि मोहिनी बेटी भी साथ साथ ही गर्भवती हुई है, तो मैंने एक स्वेटर उसके लिए भी बना दिया। बस एक स्वेटर में निपटा दिया। हाँ माँ, क्योंकि हर किसी के पास देने को आप जैसा दिल नहीं होता है ना। मोहिनी मेरी बच्ची, हाय नजर ना लगे कितनी खूबसूरत हो गई है तू तो इस नए सफर में। हाय हाय, 9वें महीने में सीढ़ियां उतर कर आ रही है। बैठ जा, यहाँ बैठ। राजबाला ने सिर्फ अपनी बेटी को बैठाया, वहीं पर मेघा भी खड़ी हुई थी। हाय मेरी बच्ची, तू भी बैठ। माँ, आपने जो अपने हाथों से स्वेटर बनाया है ना, वो बेस्ट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं जानती थी कि चाहे किसी को वो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरी बेटी को वो जरूर पसंद आएगा। आप लोगों ने कुछ खाया? यही तो मैं तुझसे कहने वाली थी, जा रसोई में जाकर राजबाला जी के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर। सुचित्रा ने बस मोहिनी की माँ राजबाला का नाम लिया। मोहिनी बेचारी उदास सी रसोई में आई और उसने सभी के लिए सबसे पहले चाय बनाई, फिर सबके आगे नाश्ता लगाकर सभी को नाश्ता करवाया। इस बीच मोहिनी बस पत्थर की तरह एक ही जगह पर लेटी रही, जिसको देखकर विद्या बोली, अरे मोहिनी बेटा, तू क्यों ऐसे एक ही जगह पर जाम सी बैठी हुई है? माना कि तेरा पहला बच्चा है, लेकिन मेरी बेटी का भी तो पहला ही बच्चा है ना। थोड़े से हाथ पांव हिला, नहीं तो बच्चा अकड़ जाएगा, और फिर पता है डिलीवरी में ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। विद्या जी, जलने वाले जल के मर गए और सड़ने वाले सड़ गए। आप माँ बेटी की बातों में तो मैं आने वाली नहीं हूँ। मेरा आराम तो आपको हराम ही लगता है, लेकिन ये ना समझना कि मैं ये सब जानती नहीं हूँ। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। विद्या की सही बात पर भी राजबाला या सुचित्रा ने मोहिनी को कुछ नहीं समझाया। ऐसे ही दोनों बहुओं की प्रेगनेंसी के महीने खत्म हुए और डिलीवरी का वक्त आ गया। पहले मेघा की डिलीवरी हुई। मेघा की डिलीवरी के वक्त सुचित्रा उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां मेघा ने बड़े ही आराम से एक बेटे को जन्म दिया। माँ जी, और मेरी जन्म देने वाली माँ जी, आप दोनों साथ हो। मुझसे पहले मेरे बच्चे को आप दोनों उठाओ। पहले इसे आप लो, उसके बाद आप इसे मेरी गोदी में देना। बेटा, मैं तो इसकी नानी हूँ, सुचित्रा जी इसकी दादी हैं, इन्होंने ही तेरा ख्याल रखा है, तो पहले बच्चे को गोद में लेने का हक भी इन्हें ही है। विद्या या मेघा ने पहले बच्चे को नहीं लिया, सबसे पहले उसे सुचित्रा ने गोद में भरा, लेकिन अभी भी सुचित्रा को अपनी बहू और उसकी माँ की अच्छाई नजर नहीं आई थी। ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद मोहिनी को भी बैठे बैठे लेबर पेन स्टार्ट हो गया। माँ जी आइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोहिनी को भी जल्दी से सुचित्रा अच्छे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई। हॉस्पिटल में जल्दी से राजबाला, मेघा और विद्या भी पहुंच गई। लेकिन डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी बेटी को बेटी हुई या बेटा? बोलो डॉक्टर।
अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी बेटी शायद प्रेगनेंसी के दौरान बस बैठी या लेटी ही रही है, जिसकी वजह से उनका बच्चा अंदर ही जाम हो गया है। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ऐसे बोलकर अंदर चला गया। काफी देर तक मोहिनी के तड़पने की आवाजें आती रहीं। वो चीखती रही और बड़ी ही मुश्किल से उसकी डिलीवरी हुई और उसकी गोद में एक बहुत ही सुंदर बेटी आई। ला मोहिनी, इसे मुझे दे। नहीं बहू, मेरी पोती को पहले मुझे देना। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी। आप दोनों की वजह से आज मुझे कितना दुख झेलना पड़ा, आपको पता भी है। मोहिनी अपनी सास और माँ दोनों से ही नाराज हो गई। उसे अब मेघा की माँ और मेघा की बात सही तो लग रही थी, लेकिन उसका उन दोनों से बोलने का मुंह नहीं पड़ रहा था। अब दोनों ही बहुएं डिलीवरी के बाद अपने घर में थी। मेघा तो अब बिल्कुल सही हो चुकी थी, वो बड़े ही आराम से अपने बच्चे का ख्याल रखती। तो वहीं मोहिनी को डिलीवरी में दिक्कत आने से काफी कमजोरी हो गई थी। ना वो अपने बच्चे का सही से ख्याल रख पाती थी और ना ही वो खुश रहती। ऐसे ही चलते चलते आज दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को लिए घर के हॉल में टहल रही थी। मेरी प्यारी सी राजकुमारी, सो जा, देख तेरी माँ थक गई है, सो जाना। तुम तो सच में ही बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो मोहिनी। मोहिनी! अभी मेघा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि मोहिनी को चक्कर आ रहा है। मेघा ने जल्दी से अपने बेटे के साथ साथ मोहिनी की बेटी को संभाला और मोहिनी को भी सहारा दिया। मेघा के चिल्लाने से सुचित्रा भी वहां आ गई और कुछ देर बाद क्या हालत हो गई है मेरी बेटी की, सूख कर कांटे जैसी लगने लगी है। मोहिनी, भगवान का शुक्र अदा कर जो तुझे या तेरी बच्ची को कहीं चोट नहीं आई। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, घर पर भी काम है। माँ, आपने मेरा प्रेगनेंसी में तो ख्याल रखा नहीं। मैं आपकी एडवाइस पर रही, जिससे मेरी जानलेवा डिलीवरी हुई और उसी से मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मेरे अंदर अब मेरे बच्चे को संभालने की भी ताकत नहीं है। मेरी आपसे विनती है माँ, अब कुछ दिन आप मेरे साथ रुक जाओ। मुझसे अकेले इस बच्ची को नहीं संभाला जाएगा। अरे बेटा, मैं कैसे यहाँ रुक सकती हूँ। मोहिनी बेटा, तू चिंता ना कर, मैं रुक जाऊंगी। माँ, आप कैसे रुक सकती हो, आपका काम। अरे काम तो बेटा सारी जिंदगी का है, मैं रुक जाऊंगी तो चिंता ना कर, काम भी होता रहेगा। सच? आप मेरे लिए अपना काम भी छोड़ने को राजी हो, जबकि आप तो रोज कमाने खाने वाली औरत हो। मुझे माफ कर देना विद्या माँ, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। आज तक मैंने अपनी माँ को आपसे बेहतर समझा, लेकिन मेरी मुसीबत के दिनों में आप आगे आई। आपने मेरी चिंता की, मुझे गर्भवती के दौरान समझाया भी, लेकिन मैं ही पागल थी जो आपकी बात को नहीं मानी। मुझे माफ कर देना विद्या माँ। अरे अरे बेटा, इस तरह से माफी मत मांग। मोहिनी को आज सच्चाई का अंदाजा हुआ था कि जिस औरत को वो शुरू से गलत समझती थी और जिसकी बेटी से वो बैर रखती थी, असल में उन्हें ही उसकी चिंता थी। आज के बाद से फिर कभी मोहिनी ने मेघा या विद्या से कोई बैर नहीं रखा और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थी।